हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम भारतीय न्याय संहिता 2023 BNS 2023 के चैप्टर 3 जनरल एक्सेप्शन को कवर करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर 1 चैप्टर 2 को अच्छे से कवर कर लिया है। अगर आपने वो वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हो। आज की वीडियो में हम जनरल एक्सेप्शन को कवर करेंगे। ये जो चैप्टर जनरल एक्सेप्शन का है, साधारण अपवाद, ये चैप्टर पहले हुआ करता था IPC में चैप्टर 4 और अब चैप्टर 3 है BNS का। जनरल एक्सेप्शन का मतलब होता है कि अगर कोई कार्य जो अपराध बन गया है तो उस अपराध से एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, यानी कि कानून में प्रोविज़न डाल दिया गया है कि आपसे अगर कोई अपराध हो गया है तो अगर आपका मामला इन एक्सेप्शन में फॉल कर जाता है तो फिर आपके ऊपर चार्जेस नहीं लगेंगे, अपराध आपका कार्य अपराध नहीं बनेगा, एक्ट जो है वो अपराध नहीं बनेगा। इसी कहते हैं जनरल एक्सेप्शन, साधारण अपवाद। सरल सी भाषा में कहेंगे साधारण अपवाद का मतलब अपराध बनेगा ही नहीं। जैसे तथ्य की भूल, मिस्टेक ऑफ फैक्ट अगर है तो वहाँ पर अपराध नहीं बनेगा। जुडिशियल एक्ट है तो वहाँ पर अपराध नहीं बनेगा। एक्सीडेंट है तो वहाँ पर अपराध नहीं बनेगा, यानी कि उसके बाद में एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंशन, मेंस रिया का अभाव है तो वहाँ पर नहीं बनेगा अपराध। धमकी के अंतर्गत किए गए कार्य, एक्ट डन अंडर थ्रेट, तो उसके द्वारा भी उसमें भी जो अपराध बनता है तो वो भी अपराध नहीं बनेगा। ये सारी बातें कवर करेंगे इसी वीडियो में। और कंसेंट के साथ में कोई एक्ट किया गया है तो वो भी अपराध नहीं बनेगा। लास्ट में प्राइवेट डिफेंस भी इसी में आ जाएगा। पहले चैप्टर था IPC का चैप्टर 4 जो 76 से लेकर के 106 तक हुआ करता था, लेकिन अभी वाला सेक्शन 14 से लेकर के 44 तक है रहेगा। सेक्शन 14 से लेकर के 44 तक जनरल एक्सेप्शन दे रखे हैं। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, जनरल एक्सेप्शन नंबर 1, तथ्य की भूल यानी कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट। देखो, भूल दो प्रकार की होती हैं, एक होती है तथ्य की भूल, एक होती है विधि की भूल। पहले विधि की भूल समझ लेते हैं, क्योंकि कानून की भूल समायोग्य नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई व्यक्ति ट्रेन से यात्रा कर रहा है बिना टिकट के और वो व्यक्ति TT जब आता है और उससे टिकट मांगता है और वो कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था बिना टिकट के यात्रा करना अपराध है, तो उसका ये कार्य, उसका ये बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि उसकी विधि की भूल है और विधि की भूल माफी योग्य नहीं होती है। तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है, अगर मिस्टेक ऑफ लॉ हो गई है तो वहाँ पर जनरल एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। एक बात कंफर्म हो गई है, विधि की भूल है तो जनरल एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद चलो तथ्य की भूल। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, इग्नोरेंस फैसिट एक्सक्यूजेड, यानी कि इसका मतलब होता है कि अगर तथ्य की भूल है तो वो समय हो जाएगी और ये बचाव का अच्छा आधार हो सकती है, यानी कि आपको जनरल डिफेंस मिल जाएगा। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा और जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप सीधा एग्जाम्पल से समझेंगे और जो पढ़ना है वो आप इससे PDF से पढ़ लेना, एग्जाम्पल से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होती है मैं आपको अभी बताता हूँ। देखो, बाउंड बाय लॉ, अगर कोई व्यक्ति बाउंड बाय लॉ है और वो कोई एक्ट करता है तो उसका एक्ट फिर क्राइम ऑफेंस नहीं बनेगा। यानी कि इलस्ट्रेशन फर्स्ट दे रखा है कि अपने वरिष्ठ ऑफिसर के आदेश से एक सैनिक A भीड़ पर गोली चलाता है, तो यहाँ पर A ने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि ये जो A ने कार्य किया है वो अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश पर किया है, तो वो बाउंड बाय लॉ था। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको अच्छे से। उसके बाद सेकंड, न्यायालय का ऑफिसर यानी कि A C को गिरफ्तार करने के लिए, इसको मैं आपको अलग से ही समझा देता हूँ पूरा, ताकि आपको अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट ही समझ में आ जाएगा। A एक व्यक्ति है
जिसे कोर्ट ये आदेश देती है, कोर्ट ये आदेश देती है, ये पुलिस अधिकारी है, कोर्ट इसे आदेश देती है कि तुम जाओ और बी नामक व्यक्ति को गिरफ्तार करके लेकर के आओ वारंट के साथ में। ठीक है, ए जाता है बी के घर पे, ये बी का घर है और बी के निवास स्थान पर जाता है, लेकिन बी के घर के सामने बी तो नहीं होता है, लेकिन सी वहाँ पर खड़ा होता है और सी इस तरह से बिहेव करता है, सी उसके घर के सामने खड़ा होता है और सी इस तरह से बिहेव करता है कि ए को लगता है कि सी ही बी है, ए को लगता है सी जो है वो वही बी है, क्योंकि वो उसके घर के सामने खड़ा है और इस तरह से बिहेव कर रहा है कि ए के दिमाग में ये लगता है कि सी जो है वो वही बी है और गलती से ए किसको गिरफ्तार कर लेता है, सी को गिरफ्तार कर लेता है। हालांकि सी को गिरफ्तार करने का वारंट नहीं था, बी को गिरफ्तार करने का वारंट था। सी को पकड़ के लेकर के आ जाता है न्यायालय के सामने। तो यहाँ पर ए ने जो मिस्टेक की है वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, यानी कि तथ्य की भूल के कारण इसे गलती हुई है ए से, और यहाँ पर ए के द्वारा किया गया कार्य अपराध में नहीं आएगा। यही है मिस्टेक ऑफ फैक्ट और ए को जनरल डिफेंस मिल जाएगा। तथ्य की भूल के कारण किया गया अपराध सद्भावनापूर्वक गुड फेथ में किया गया हो, ये भी साथ में ज़रूरी है कि अगर तथ्य की भूल है तो साथ में सद्भावना भी होनी चाहिए। सद्भावनापूर्वक अगर उसने कोई एक्ट किया है तब ही उसका कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। और जो पहला वाला था बाउंड बाय लॉ, वह व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हैं, तो उसका भी एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। मान लो ए एक व्यक्ति है जो सुपीरियर ऑफिसर है और बी उसका जूनियर ऑफिसर है। ए आदेश देता है बी को कि वो गोली चलाए एक भीड़ पर गोली चलाए, और बी ऐसा ही करता है। ए सुपीरियर ऑफिसर है, बी जूनियर ऑफिसर है। ए आदेश देता है बी को कि वो भीड़ पर एक गोली चलाए, बंदूक चलाए, और उसमें से किसी को लग जाती है, मान लो इस व्यक्ति को लग गई, तो अब बी का जो कार्य है ये अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि बी बाउंड बाय लॉ था, ए के आदेश को मानने के लिए विधि द्वारा आबद्ध था, इसलिए बी का कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन अब ये बात और इसमें थोड़ा अमेंड कर दिया गया, आपको समझना होगा कि अब हर वो आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं होगा जो लॉफुल नहीं है। लॉफुल आदेश होगा तभी मानना होगा, अनलॉफुल है तो नहीं मानेगा। तो यहाँ पर अगर ए के आदेश पर बी ने कोई कार्य किया है तो बी का कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, भले उससे कोई अपराध हो गया है तो उसका कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। मिस्टेक ऑफ फैक्ट को लेकर के एक केस है गोपालिया कालिया का, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप पढ़ सकते हो अच्छे से, ये वाला केस इसको पढ़ सकते हो। और जो मैंने वारंट वाला एग्जाम्पल दिया था वही ये केस है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर विधि की भूल तो मैंने आपको बता दी है। इग्नोरेंस जूरिस नॉन एग्जीक्यूज, यानी कि जो जूरी की इग्नोरेंस है, यानी कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ है, तो वो एक्सक्यूज नहीं होगी, यानी कि विधि की भूल सब में नहीं होती है। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर मिस्टेक ऑफ लॉ है तो डिफेंस नहीं मिलेगा। इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया। और आप इसके डिफरेंस को भी पढ़ सकते हो। अगर आप LLB के स्टूडेंट हो या फिर जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो तो ये PDF आपके काम में आ जाएगी और आप इससे पढ़ सकते हो अच्छे से। मैं आपको सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाऊंगा, अंतर आप पढ़ कर के भी आपके ये भी पढ़ोगे तब भी आपके समझ में आ जाएगा अंतर क्या है। ठीक है। फिर नंबर 2 जुडिशल एक्ट। जुडिशल एक्ट यानी कि न्यायिक कार्य भी अपवाद की श्रेणी में जनरल डिफेंस दिया गया है। जैसे सेक्शन 15 में दिया गया है कि ऐसा कोई कार्य अपराध नहीं माना जाएगा जो कि न्यायाधीश सद्भावनापूर्वक अपनी न्यायिक शक्ति का उपयोग करते हुए करता है, जिसके बारे में उसका ये विश्वास है
कि वो उसे विधि द्वारा प्रदत्त हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर जज किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में किसी व्यक्ति को मृत्युदंड देता है या कारावास की सजा देता है तो उसका कार्य जुडिशियल एक्ट होता है और उसका जो कार्य वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। फिर उसके बाद में सेक्शन 16 में दे रखा है एक्ट डन इन, देखो इसको अलग से समझेंगे एग्जाम्पल के ज़रिए, क्योंकि इसको एक एग्जाम्पल से ही समझ में आ जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। मान लो कोर्ट ने, ये न्यायाधीश है और न्यायाधीश ने आदेश दिया कि ये जो बी नामक व्यक्ति है इसको सजाए मौत दी जाए, फांसी की सज़ा। तो फांसी की सज़ा का आदेश दे दिया है न्यायालय ने। तो अब इसे फांसी कौन देगा? न्यायालय। जज तो देगा नहीं, जज नहीं देगा। कौन देगा? जो जज जिससे प्राधिकृत करेगा, यानी कि वही करेगा। तो जो भी फांसी देगा व्यक्ति, जल्लाद, जैसे जल्लाद फांसी देते हैं तो जल्लाद इसको फांसी देगा। तो जल्लाद ने इसे फांसी दिया, जल्लाद का कार्य जो होगा, यहाँ पर जल्लाद का जो कार्य होगा वो कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि जल्लाद ने जो फांसी दी है वो जुडिशियल ऑर्डर के अकॉर्डिंग दी है, यानी कि जज ने जो फैसला दिया है उसके अनुसार ही उसने फांसी दी है। तो ना तो जज का कार्य अपराध की श्रेणी में आएगा, जज को भी जनरल डिफेंस मिल जाएगा, जल्लाद को भी मिलेगा, और वो जो व्यक्ति जैसे कि पुलिस अधिकारी, जेलर वगैरह जो उनको लेकर के जाते हैं उनको भी, उनके कार्य भी जनरल डिफेंस में कवर हो जाएंगे। तो ये होता है जुडिशियल एक्ट। तो एक्ट डन इन परसुएंस ऑफ ए कोर्ट ऑर्डर, यानी कि सेक्शन 16 में दे रखा है न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया या उससे अधिकार प्राप्त कोई बात, जबकि वह निर्णय या आदेश पर्यंत रहे और कार्य करने वाला व्यक्ति सद्भावनापूर्वक विश्वास करता है कि न्यायालय को अधिकार है, भले उसे अधिकार नहीं हो। कि आप अपने एग्जाम्पल से समझ लिया है तो आपका ये जनरल डिफेंस कवर हो गया होगा। और इसका इलस्ट्रेशन भी दे रखा है कि एक न्यायाधीश किसी व्यक्ति को मृत्युदंड का आदेश देता है, उसका ये आदेश संहिता की धारा 15 के अंतर्गत सुरक्षित है, और वह व्यक्ति जो उस आदेश के अंतर्गत उस व्यक्ति को फांसी पर लटकाता है धारा 16 के अंतर्गत सुरक्षित हैं। दोनों ही एग्जाम्पल आपने समझ लिए, जज वाला और जल्लाद वाला, दोनों ही आपने समझ लिए अच्छे से। फिर उसके बाद में धारा 17, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। वह विधि द्वारा न्यायानुमत। ये धारा ऐसे मामलों को संरक्षित करती है जिसमें किसी व्यक्ति ने इस विश्वास के साथ कोई कार्य किया हो कि उसका कार्य विधि द्वारा समर्थित है, जबकि वह कार्य वैसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल से आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ये अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। एग्जाम्पल से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो ये व्यक्ति ए है, इसका मर्डर हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर बी व्यक्ति आता है और वो वहाँ पर खड़ा ही होता है, तब वहाँ पर सी आ जाता है। सी देख लेता है कि बी ने ही ए की हत्या की है, हालांकि बी ने नहीं की है। सी क्या करता है, बी को पकड़ के एक कमरे में कैद कर लेता है, यानी कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, सदोष परिरोध बी का कर देता है। ये समझते हुए, ये विश्वास करते हुए कि बी ने ही ए का मर्डर किया है, और बी को पुलिस के सामने, पुलिस को कॉल करके बुलाता है और उसको हिरासत में दे देता है। तो यहाँ पर सी ने जो कार्य किया है उसे लग रहा है कि उसका कार्य न्यायानुमत है, उसका कार्य न्यायानुमत है, क्योंकि उसने प्राइमा फेसिस जो देखा वही उसने किया। यहाँ पर सी ने हालांकि बी का सदोष परिरोध का अपराध किया है, लेकिन ये अपराध जनरल डिफेंस में कवर हो जाएगा, उसका अपराध नहीं माना जाएगा। तो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। फिर से एक बार समझा देता हूँ। ए का मर्डर हो जाता है, ए का मर्डर होने के बाद बी वहाँ पर आता है, वहाँ पर और कोई नहीं होता है। जब बी वहाँ पर अकेला होता है तब सी वहाँ पर अचानक आ जाता है और देखता है कि बी ने ही ए का मर्डर किया है। इस डाउट पर बी का सदोष परिरोध सी कर लेता है, कमरे में बंद कर लेता है, पुलिस को बुलाता है और पुलिस को बी को जो है पुलिस को सौंप देता है।
यहाँ पर सी का जो कार्य है, हालांकि बी निर्दोष है, ये जो है वो व्यक्ति निर्दोष है, लेकिन सी ने भी जो कार्य किया है वो न्यायानुमत है, उसे जो ठीक लगा उसने वो कार्य किया, इसका अपराध, इसका जो कार्य है वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। यदि जनरल डिफेंस नहीं मिलता तो सी का कार्य अपराध बन जाता और बी को जो कैद किया है सदोष परिरोध में चला जाता मामला। तो अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बाकी जो इलस्ट्रेशन दे रखा है पीडीएफ में वो आप पढ़ लेना, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, अच्छे से पढ़ लेना इसको। हाँ, इलस्ट्रेशन 2 जो है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, और ये स्टेट ऑफ उड़ीसा बनाम खोरा घासी के मामले में रात्रि में अपने ज्वार के खेत में रखवाली करते समय अभियुक्त ने एक हिलती डुलती आकृति को देखा। उसने उसे भालू समझकर उस पर तीर चलाया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बाद में पता चला कि वह तो मनुष्य था जो चोरी करने के लिए खेत में घुसा था। अभियुक्त को धारा 17 का लाभ दिया गया। तीर सद्भाविक विश्वास से भालू समझकर चलाया गया था, यानी कि उसका कार्य न्यायानुमत था, इसलिए उसका कार्य अपराध नहीं माना गया, उसको जनरल डिफेंस मिल गया। तो यहाँ तक आपका मामला आपको समझ में आ गया होगा, जो भी कंसेप्ट था वो आपका क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद में आता है एक्सीडेंट, दुर्घटना। देखो, इसको समझने के लिए आपको ये बात समझनी होगी कि जो भी दुर्घटना एक्सीडेंट होती है, जो भी एक्सीडेंट होता है वो होना चाहिए सावधानी के साथ में, प्रॉपर सावधानी बरती हो। उसका कार्य, इसका एक एग्जाम्पल है जिससे मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। एग्जाम्पल से ही आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये एक व्यक्ति है, ये कुल्हाड़ी से काम कर रहा होता है, कुल्हाड़ी से काम कर रहा होता है और लकड़ियाँ काट रहा होता है, लकड़ियाँ काट रहा होता है कुल्हाड़ी के साथ में। अब वो जंगल में काम कर रहा है, पूरी सावधानी के साथ में काम कर रहा है। अब एक व्यक्ति अचानक वहाँ पर आ जाता है, बी नाम का। कुल्हाड़ी का जो हेड है आगे का, वो निकल के उछल के उसके सर पर लग जाता है और बी की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर ए का कार्य, ए ने, हालांकि ए के कार्य से बी की मृत्यु हुई है। ए के हाथ से कुल्हाड़ी का जो आगे वाला हिस्सा है वो निकल के बी के सर पर लगता है, बी की हत्या हो जाती है। लेकिन ए का जो एक्ट है वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, उसे जनरल डिफेंस मिल जाएगा, क्योंकि ये मामला एक्सीडेंट का था, यानी कि दुर्घटना का था। अवश्य संभावित दुर्घटनाएं इसे कहते हैं। जब धारा 18 आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कोई ऐसी कोई बात जो दुर्घटना से की गई है अपराध नहीं मानी जाएगी यदि वह, लेकिन इसमें 2 बातें और ऐड की गई हैं। बिना किसी आपराधिक अभिप्राय, यानी कि इंटेंशन नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का मेंसरिया नहीं होना चाहिए, और विधिपूर्ण कार्य में करने में, यानी कि लॉफुल एक्ट होगा। और इसके साथ एक और बात, उचित सावधानी और सतर्कता बरती गई हो। विधिपूर्ण रीति से, विधिपूर्ण साधनों से काम कर रहा हूँ, उचित सावधानी और सतर्कता के साथ में काम कर रहा हूँ, तब जाकर के उसके कार्य जो हैं, अगर दुर्घटना हो जाती है तो उसका कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। इलस्ट्रेशन वही है, एक कुल्हाड़ी से काम कर रहा है और कुल्हाड़ी का फल, यानी कि जो हेड है आगे का, उसमें से निकलकर उछल जाता है। निकट खड़ा हुआ व्यक्ति बी मारा जाता है। यहाँ पर यदि ए की ओर से उचित सावधानी का कोई अभाव नहीं था तो उसका कार्य माफी योग्य होगा, अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, उसे जनरल डिफेंस मिल जाएगा। तो दुर्घटना के एजेंसियल क्या है? ऐसा कोई कार्य दुर्घटना यानी कि एक्सीडेंट या दुर्भाग्य यानी कि मिसफॉर्च्यून से कारित किया गया हो। ऐसे कार्य में आपराधिक आशय का अभाव रहा हो, यानी कि मेंसरिया नहीं होनी चाहिए, एब्सेंस ऑफ मेंसरिया होना चाहिए। देखो, एक और इलस्ट्रेशन दे रखा है यहाँ पर
जो आपको सीधा समझ में आ जाएगा, अनुज्ञप्ति रहित यानी कि अनलाइसेंस गन, बिना लाइसेंस की गन से कोई व्यक्ति किसी की मृत्यु कारित कर देता है, उचित सावधानी बरतते हुए, मतलब कि जानबूझ के नहीं, वो कुछ शिकार कर रहा होता है। और इसको इलस्ट्रेशन से मैं आपको समझा देता हूँ, इलस्ट्रेशन बेहतर रहेगा आपके लिए। ये व्यक्ति ए है, अब इसके पास में एक गन है, वो गन लाइसेंस वाली नहीं है, बिना लाइसेंस की गन है, बिना लाइसेंस की है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये कर रहा है शिकार। अब शिकार कर रहा था, बंदूक मार रहा, बंदूक से गोली चला रहा था, वो गोली लग जाती है किसी व्यक्ति को, बी नामक व्यक्ति को लग जाती है, बी की हत्या हो जाती है। यहाँ पर बी की हत्या जो हुई है, तो ए एक कार्य यानी कि ए के कार्य से ए ने जो बंदूक चलाई है शिकार के लिए, गलती से बी को लग गई और बी की मृत्यु हो गई एक्सीडेंटली। तो बी की मृत्यु के लिए तो ए को चार्ज नहीं किया जाएगा, पनिश नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ए को जनरल डिफेंस मिल जाएगा। लेकिन जो उसके साथ में उसके पास में जो गन थी बिना लाइसेंस की, उसके ऊपर जो बिना लाइसेंस की गन है उसके लिए उसको चार्ज किया जाएगा, पनिश किया जाएगा, कि उसके पास में बिना लाइसेंस की गन थी, वो एक मुकदमा उस पर बन जाएगा। लेकिन जो हत्या का मामला है वो नहीं बनेगा, वो जनरल डिफेंस में कवर हो जाएगा। आगे आपको बहुत सारे इलस्ट्रेशन देखने को मिल जाएंगे। ए तथा बी शिकार को जाते हैं, एक जगह शिकार की प्रतीक्षा करते हैं। ए कुछ खड़खड़ाहट सुनता है, उस दिशा में जानवर होने का विश्वास करके वह गोली चला देता है, परंतु गोली बी को लग जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। बी की मृत्यु दुर्घटना यानी कि एक्सीडेंट या दुर्भाग्य यानी कि मिसफॉर्चून से हो गई है। ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और उसके बाद इलस्ट्रेशन दे रखे हैं जो आप पढ़ सकते हो, पढ़ करके आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। दुर्घटना क्या है इसे भी डिफाइन किया गया है, और दुर्भाग्य क्या है इसे भी मैंने डिफाइन किया है। आप पढ़ करके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। मैं सिर्फ आपके जो जनरल डिफेंस है उसको कॉन्सेप्ट के साथ में आपके अच्छे से क्लियर कर दूंगा। बाकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से पढ़ करके सारा समझ सकते हो। फिर नंबर 4 पे आता है एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंशन, यानी कि मेंस रिया का अभाव। कोई भी कार्य बिना आशय के नहीं किया। तो ये बात तो आपको समझनी होगी कि आईपीसी में वही कार्य पनिशेबल होते हैं, वही एक्ट और ओमिशन पनिशेबल होते हैं जिसमें मेंस रिया होती है। बिना मेंस रिया के तो कोई कार्य अपराध बनेगा ही नहीं। सबसे पहले क्या साबित करना होता है, इंटेंट को साबित करना होता है। इंटेंट में क्या, मेंस रिया को साबित करना होता है। मेंस रिया अगर नहीं है तो जनरल डिफेंस मिल जाएगा। तो कई सारे ऐसे कार्य होते हैं वहाँ पर मेंस रिया नहीं होती है, और हर कार्य के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य आशय निहित होता है। यदि कोई कार्य दुर्भावना या दुराशय से किया जाता है तो फिर उसके लिए फिर उसको दंडित किया जाएगा, वो कार्य दंडनीय होगा। लेकिन कुछ अपवाद भी पढ़ेंगे। 7 भागों में इसे डिवाइड किया गया है अलग अलग, तो अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहला, दूसरे व्यक्ति को हानि से बचाने के लिए किया गया कार्य। फिर उसके बाद में एक शिशु के कार्य आ जाएंगे। फिर उसके बाद में पागल या उन्मुक्त अनसाउंड माइंड के पर्सन के कार्य आ जाएंगे। फिर इंटॉक्सिकेटेड व्यक्ति यानी कि पर्सन के कार्य आ जाएंगे। फिर दूसरों के हित के लिए, फायदे के लिए विधिपूर्ण कार्य। फिर सद्भावना पूर्वक दी गई संसूचनाएं आ जाएगी। फिर धमकी के प्रभाव से किए गए कार्य आ जाएंगे। एक एक करके अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। सबसे पहला, दूसरे व्यक्तियों को हानि से बचाने के लिए किए गए कार्य। देखो, नेसेसिटी का जो सिद्धांत है, जो पहले वाले पुराने एक्ट में देखो, पहले पुराने एक्ट में मिस्टेक ऑफ फैक्ट ये 76 से लेकर के 79 तक था। आईपीसी में 76 से लेकर के 79 तक था, और एक्सीडेंट वाला 80 में था। अब एब्सेंस ऑफ मेंस रिया 81 जो पढ़ रहे हैं, 81 सेक्शन जो पुरानी आईपीसी में हुआ करती थी, इसमें 19 सेक्शन 19 में है। और
यहाँ पर एक बात मैं आपको एक एग्जाम्पल से पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूंगा, फिर आप इस पीडीएफ को एज इट इज़ पढ़ लोगे, आपका कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा। ये मान लो एक बस है, ये एक बस है। इस बस में कुल 50 यात्री बैठे हुए हैं, 50 यात्री बैठे हुए हैं और ये जा रही है एक सड़क पर से, और ये ब्रिज है, ब्रिज पर से जा रही है, सिंगल रोड है। आगे से दो व्यक्ति बाइक सवार आते हैं, सामने से अचानक सामने आ जाते हैं बस के, और बस का जो ड्राइवर होता है, जो चला रहा होता है, वो अब उसके सामने एक दुविधा आ जाती है कि अगर उसने दो व्यक्तियों को नहीं मारा, क्योंकि वो आ गया है सामने अचानक से, उसको बचाने की प्रयास करेगा, लेकिन अगर बचाने का प्रयास करता है तो जो गाड़ी है वो नीचे गिर जाएगी खाई में, और नीचे ब्रिज से गिर गई तो 50 यात्री मारे जाएंगे, यानी कि बड़ा खतरा है। और सामने जो दो व्यक्ति हैं अगर उनको मार दिया तो कम खतरा है। तो यहाँ पर ड्राइवर, जो बस का ड्राइवर है, उसके पास में अब मैंसरिया तो है नहीं, वो अगर इन दो व्यक्तियों को मार देता है, ए और बी को मार देता है, तो उस ड्राइवर का कार्य जो है वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि उसने बड़े खतरे को टालने के लिए छोटे खतरे का ऑप्शन चूज किया है। यानी कि उसने क्या किया, 50 यात्रियों की जान बचाने के लिए दो व्यक्तियों की हत्या कर दी। एक तो यहाँ पर इसका कार्य अपराध नहीं बनेगा ड्राइवर का। दूसरा, मान लो ये पास पास में घर बने हुए हैं और इस वाले घर में आग लग जाती है। अब आग इतनी भयानक लग जाती है कि जो आग बुझाने के कर्मचारी होते हैं वो आग नहीं बुझा पा रहे होते हैं, और आग फैल जाती इस वाले घर में भी, यानी कि इस वाले घर में भी आग फैल जाती है, यानी कि आग भयावह रूप धारण कर लेती है। आगे और भी घर होते हैं, आगे और भी घर होते हैं। तो उन सब घर को बचाने के लिए अगर ये वाला जो घर है इसको गिराना पड़ता है, इसको गिराना पड़ता है, तो ये कार्य, अगर इस घर को गिराया जाता है तो ये नेसेसिटी का कार्य, यानी कि ज़्यादा खतरे को टालने के लिए कम खतरा उठाया जा रहा है, और ये जो कार्य है वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। यानी कि इस घर को अगर ढहा दिया जाता है ताकि ये वाले घर सेफ हो जाए, तो ये वाला जो एक्ट है वो अपराध नहीं बनेगा। जनरल डिफेंस सेक्शन पुराने वाले एक्ट की 81, नए वाले में 19 में कवर हो जाएगा। फिर एक और एग्जांपल है जो बेरेक के लेक्चर में दे रखा है, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये मान लो एक समंदर है और यहाँ पर एक जहाज़ है बड़ा सा, और ये जहाज़ एक कोने पर है। यहाँ पर एक कैप्टन भी है जहाज़ का, और यहाँ पर कुल 100 यात्री बैठे हुए हैं। ये जहाज़ इधर मुड़ नहीं सकता, यानी कि ये जहाज़ सीधा ही जा सकता है। और यहाँ से एक बोट आती है, छोटी सी बोट आती है जहाँ पर दो व्यक्ति होते हैं। अब जहाज़ इधर तो मुड़ सकता नहीं है और इधर इधर ही मुड़ना पड़ेगा, और इधर मुड़ने के लिए अगर इधर मुड़ा जाए तो इसका निश्चित तौर पर एक्सीडेंट हो जाएगा और ये दोनों व्यक्ति मर जाएंगे। जहाज़ का कैप्टन इनको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं बचाते हुए क्या करता है, इन 100 व्यक्तियों की जान बचाने के लिए वो क्या करता है, इनको टक्कर मार देता है, और ये बोट जो है वो टूट जाती है, और यहाँ पर दो यात्री डूब के मर जाते हैं। तो ये कैप्टन का जो कार्य है वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, नेसेसिटी वाला। चलिए
अब आप इसकी लैंग्वेज को पढ़ोगे ना तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। दूसरे व्यक्ति को हानि से बचाने के लिए किए गए कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आती है। जब सहसा चरम आपात परिस्थिति में दो में से कोई हानि अनिवार्य हो, यानी कि छोटी हानि हो, तो ऐसा प्रयत्न करना विधि सम्मत है। और इसका एक लीडिंग केस है, वो है, देखो इसको पहले समझ लो, इसके एजेंशियल को। व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य निवारक कार्य होना चाहिए, तो तभी सेक्शन 19 का आपको बेनिफिट मिलेगा, जनरल डिफेंस मिल जाएगा। ऐसा कार्य व्यक्तिक या सांपत्तिक क्षति को रोकने के लिए किया गया हो, ये जरूरी है। फिर उसके बाद में ऐसा कार्य बिना किसी आपराधिक कांड से, मेंस या इंटेंशन नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होनी चाहिए। क्षति रोकने के लिए जो क्षति पहुंचाई गई है वो उससे अधिक नहीं होनी चाहिए, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन, आत्म परिरक्षण का सिद्धांत, ये बहुत ज़रूरी है। और इसका एक केस है आर वर्सेस डडली। आर वर्सेस डडली का जो केस है बहुत इंपॉर्टेंट केस है और इसे तो आपको पढ़ना ही चाहिए। आर वर्सेस डडली में 3 लोग होते हैं, इसको मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, फिर आप PDF से पढ़ लोगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। आर वर्सेस टाटन के केस से भी समझ में आ जाएगा। आर वर्सेस डडली अक्सर कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक जहाज में 3 व्यक्ति थे। 3 व्यक्ति के नाम, एक का नाम था डडली, एक का नाम था स्टीफन, एक का नाम था ब्रूक, और एक कैबिन बॉय था जिसका नाम था पीटर। ये जहाज़ लेकर के समुद्र में जाते हैं और मछली पकड़ने के लिए जाते हैं या घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन समंदर में तूफान आ जाता है, उनका जहाज़ टूट जाता है। वो एक बोट लेकर के वहाँ से निकल जाते हैं, छोटा सा बोट लेकर के निकल जाते हैं। उस बोट पर 4 लोग होते हैं, 4 लोग डडली, स्टीफन, ब्रूक और पीटर। डडली, स्टीफन, ब्रूक और पीटर, 4 लोग उस जहाज़ पर होते हैं। फिर क्या होता है, वो जहाज़ जो है वो समुद्र की लहरों में खो जाती हैं और बोट जो है वो बहुत दूर आ जाती हैं। 19 दिन तक वो जो बोट है उस पर 4 लोग भूखे रहते हैं 19 दिन तक। फिर 19 दिन तक भूखे रहने के दरमियान डडली के दिमाग में एक बात आती है कि अब तो भूख प्यास से मर जाएंगे, तो एक काम करते, जो पीटर जो हैं वो 17 साल से कम का है और उसको मार के पका के खा लेते हैं। ये डडली की दिमाग में ये बात आती है। पहले बात आती है डडली के दिमाग में, डडली ये बात बताता है स्टीफन को। स्टीफन और डडली दोनों मान जाते हैं और फिर जाते हैं ब्रूक के पास में। ब्रूक के पास जाते तो ब्रूक मना कर देता है, मैं तो नहीं मानूंगा, लेकिन डडली और स्टीफन पीटर का मर्डर कर लेते हैं। पीटर को मार के उसको पका के खाते हैं डडली, स्टीफन। और जब ब्रूक देखता है कि अगर मैंने नहीं खाया तो मैं भी मर जाऊंगा, तो फिर ब्रूक भी शामिल हो जाता है और ब्रूक भी, पीटर, डडली, स्टीफन, ब्रूक तीनों मिल करके पीटर को पका के खाते हैं। और फिर कुछ दिनों बाद इसी मामले में बड़ी सी जहाज आती है और इनको बचा लेती है, पास से गुजर रही होती है, इन तीनों को बचा लेती है, डडली, स्टीफन, ब्रूक को बचा लेती है। जैसे ही इनको बचाया जाता है वैसे ही इन तीनों को, डडली, स्टीफन और ब्रूक, इन तीनों को प्रोसिक्यूट किया जाता है पीटर के मर्डर के लिए। और ये अपने बचाव में ये बात बोलते हैं कि हमारा जो कार्य था वो नेसेसिटी में आया था, सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए हमारा जो एक्ट था वो ज़रूरी था, अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम मारे जाते। लेकिन कोर्ट ने माना कि सेल्फ प्रिजर्वेशन इतना भी ज़रूरी नहीं है कि आप किसी सामने वाले व्यक्ति की जान ले लो। आत्म परिरक्षण इतना भी अनिवार्य नहीं है कि आप किसी सामने वाले व्यक्ति को मार के पका के खा लो, ये भी इतना भी ज़रूरी नहीं है। तो इस केस में ये बोला गया था। तो आर वर्सेस डडली का जो केस है वो अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में। इस केस को आप अच्छे से पढ़ सकते हो यहाँ पर, और आपको पढ़ने को मिल जाएगा, सारा इसमें डिटेल दे रखी है जो मैंने आपको इलस्ट्रेशन बताया है। फिर वो जो आग वाला जो मैंने कहा था, आग को फैलने से बचाने के लिए मकान को गिराना वैध माना जाएगा, नेसेसिटी का कार्य है,
ये भी आ जाएगा। फिर उसके बाद में कॉप बनाम शार्प का मामला भी वही जो जहाज वाला था, जो इलस्ट्रेशन दे रखा है डायरेक्ट में। फिर लॉर्ड हेल का मत, ये सब आपको जो गोपाल नायडू का मामला, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। सर आप पढ़ोगे तो आपको सीधा समझ में आ जाएगा। पीडीएफ की लैंग्वेज जो है वो टफ नहीं है, इजी है। उसके बाद में सेकंड नंबर टर्म आता है एक शिशु के कार्य, धारा 20 से लेकर के 21 तक। पहले आईपीसी में 82 से लेकर के 83 था, ठीक है। और एक शिशु का कार्य मैं आपको सीधा बता देता हूँ, आपको सीधा ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि अगर कोई व्यक्ति बच्चा जो है 7 साल से कम का बच्चा है और वो कोई कार्य करता है, अपराध करता है, वो किसी का मर्डर भी कर देता है या किसी को ग्रीवियस हर्ट कर देता है, तो उसका कार्य अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसमें उसके कार्य के परिणामों को समझने की क्षमता नहीं होती है। 7 साल के कम के बच्चे ने अगर कोई अपराध किया है तो उसका कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, उसको जनरल डिफेंस मिल जाएगा। अब बात करते हैं 7 से 12 वर्ष के आयु वाले शिशु के बारे में। अगर 7 साल से बड़ा है, 7 साल से बड़ा है और 12 वर्ष तक का है, तो इस वाली कैटेगरी में ये देखा जाएगा कि अगर वो बच्चा उस कार्य के परिणामों को समझने की क्षमता रखता है तब तो उसका कार्य अपराध की श्रेणी में बन जाएगा। लेकिन अगर वो बच्चा अपराध को नहीं समझ पाता है, उसके कार्य के परिणामों को नहीं समझ सकता है, तो उसका कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। तो सिंपल से आपको यही समझना है कि धारा 20 में 7 साल की कम के बच्चे एग्जाम्प्ट हैं। फिर उसके बाद में 7 साल से 12 वर्ष के बालक जो हैं, धारा 21 में दे रखा है 7 से 12 वर्ष के बीच के बच्चे, वहाँ पर ये देखा जाएगा कि वो बच्चे उनका जो कार्य है, उन्होंने जो कार्य किया है, अपराध किया है, उन कार्य का जो इफेक्ट है, जो उसका परिणाम है, उसको समझने की क्षमता है, परिपक्वता है या नहीं है। अगर परिपक्व है तब तो वो उसका कार्य अपराध की श्रेणी में बन जाएगा, लेकिन अगर परिपक्वता नहीं है तब अपराध नहीं बनेगा। तो ये तो सीधा आपका सरल सा कॉन्सेप्ट है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पीडीएफ से पढ़ोगे तो और अच्छे से, केस लॉज भी पढ़ोगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। फिर आता है अनसाउंड माइंड के व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य। अनसाउंड माइंड का व्यक्ति कौन होता है? यानी कि जो अपने कार्य के परिणामों को समझने की क्षमता नहीं रखता हो। विकृत चित्त व्यक्ति का कोई कार्य, कोई बात अपराध नहीं है, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो करते समय चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति या कि जो वो कर रहा है उसको समझ नहीं पा रहा है, तो अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है, पागल व्यक्ति है। और पागल व्यक्ति अगर कोई कार्य करता है, पागल व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति की जान भी ले लेता है, हत्या भी कर लेता है, तो तब भी उसका कार्य अपराध नहीं माना जाएगा, जनरल डिफेंस मिल जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा केस है मैग्नोटन का केस। मैग्नोटन का केस जो है वो बहुत लीडिंग केस है, वहीं से पता किया जाता है कोई व्यक्ति पागल है या नहीं। अदरवाइज हर कोई व्यक्ति मर्डर करके ये कह देगा कि मैं तो पागल हूँ। हर कोई व्यक्ति यही कह देगा मर्डर करने के बाद, मैं तो पागल था, मैंने जो कार्य किया है वो चित्त विकृति की प्रकृति में किया था। लेकिन यहाँ पर मैग्नोटन के केस को पढ़ा जाएगा और समझा जाएगा, मैग्नोटन के रूल्स को समझा जाएगा। मैग्नोटन के केस में ये हुआ था, इसमें मैंने केस दे रखा है, देखो मैग्नोटन वाले केस में आपको आपराधिक उन्मुक्तता के संबंध में ये एक महत्वपूर्ण मामला है। श्री मैग्नोटन कई वर्षों से उत्पीड़न उन्माद नामक रोग से पीड़ित थे। मैग्नोटन को ये धारणा थी कि कुछ व्यक्तियों का दल उनका पीछा करता था, निंदा करता था उन्हें मिलने वाली जगहों पर। इसको मैं आपको इलस्ट्रेशन समझा देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये है व्यक्ति, मान लो मैग्नोटन, ये एम से मैग्नोटन है और ये अनसाउंड माइंड के पर्सन है, अनसाउंड माइंड के पर्सन है, चित्त विकृति वाले पर्सन है। और ये क्या कहते हैं, इनके दिमाग में एक इल्यूजन होता है हमेशा। और ये मारना चाहते थे रॉबर्ट पिल को,
रॉबर्ट पिल, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन पीएम थे, ये समझ लो प्राइम मिनिस्टर थे। और मैकडोनल्ड उन्हें मारना चाहता था, लेकिन वो क्या करते हैं, एक व्यक्ति जो उनका रॉबर्ट पिल का सेक्रेटरी है, जिसे ड्रगमोंड नाम है, ड्रगमोंड उसका नाम है, ड्रगमोंड उनका नाम है। मैकडोनल्ड ड्रगमोंड को मार देता है, ये समझ के कि वही रॉबर्ट पिल है। मैकडोनल्ड किसे मार रहा है, ड्रगमोंड को मार रहा है, क्या समझ के कि वही रॉबर्ट पिल है। इस इल्यूजन में मार रहा है कि वही रॉबर्ट पिल है, और ड्रगमोंड को मार देता है। कोर्ट में जब मुकदमा चलता है तो ये पाया जाता है कि वास्तव में जो मैकडोनल्ड हैं वो उन्माद नामक बीमारी से ग्रस्त थे, और उन्हें एक डिल्यूजन था, उन्हें एक ऐसा रोग था जो समझ ही नहीं पाते थे कि कौन सा व्यक्ति कौन है, वो हमेशा कंफ्यूज रहते थे। तो ये जो मामला है, इसी मामले से हेल्ड हुआ। इसी मामले में फिर मैकडोनल्ड के रूल्स बताए गए कि मैकडोनल्ड के मामले में जो रूल्स बनाए गए हैं, उन क्राइटेरिया में जो व्यक्ति आता है वही व्यक्ति पागल माना जाएगा, अदरवाइज व्यक्ति पागल नहीं माना जाएगा और उसको जनरल डिफेंस नहीं मिलेगा। यहाँ पर मैकडोनल्ड को जनरल डिफेंस मिल गया था, मैकडोनल्ड का कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आया था। अब आप इसको पढ़ोगे मैकडोनल्ड वाले केस को तो समझ में आ जाएगा, लेकिन इसकी भी फिर कुछ एजेंशियल हैं। देखो, कार्य की प्रकृति को समझने में असमर्थ हो, पहली बात तो ये भी सही है। उसके बाद वो जो कुछ भी कर रहा है दोषपूर्ण विधि के प्रतिकूल हो, जानने में असमर्थ हो, दोनों ही बातें बोल रखी हैं। दोनों ही बातें मैकडोनल्ड के केस में सही उतर रही थी। फिर उसके बाद में चित्त विकृतता की श्रेणी में 4 प्रकार के व्यक्ति को रखा गया है। जड़ अथवा मूड यानी कि इडियट, बीमारी के कारण विकृत चित्त, पागल, ल्यूनेटिक पर्सन, और फिर मनोन्मत्त व्यक्ति अलग अलग रखे गए हैं। मैकडोनल्ड वाले केस को पढ़ोगे, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है, और मैंने पॉइंट वाइज आपको समझाया इस पीडीएफ में। आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मेरा काम है आपको पीडीएफ समझाना और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, क्योंकि पीडीएफ पढ़ने के लिए बैठेंगे तो पूरा वीडियो लेक्चर सीरीज इसी में चला जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैकडोनल्ड रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक केस मैं आपको बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। मोहम्मद हुसैन बनाम किंग एम्परर का, मोहम्मद हुसैन बनाम किंग एम्परर का केस है। इस केस में ये बोला गया था, देखो इसमें अभियुक्त ने अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से मार दिया, और एक दिन अभियुक्त ने क्या किया, घर आया, पानी मांगा, पत्नी ने इनकार कर दिया, तो क्या कर दिया, कुल्हाड़ी से मार दिया उसको। और वह स्वयं खुद जाकर के पुलिस स्टेशन गया, और उसके बाद में पुलिस वालों को बोला कि मैंने अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से मार दिया। फिर उसका चिकित्सकीय परीक्षण कराए जाने पर वह विकृत पाया गया, पागल व्यक्ति पाया गया। लेकिन मामले की परिस्थितियों एवं अभियुक्त के आचरण के आधार पर न्यायालय द्वारा उसे विकृत नहीं माना गया। देखो यहाँ पर 2 बातें समझनी होगी, पागल है वो तो बात सही है, ये भी बात सही है कि पागल है, ठीक है। लेकिन एक और बात समझनी होगी कि ये जो पागल व्यक्ति है, मान लो पागल व्यक्ति है, ये अगर अपराध के समय पागल है तब तो उसका कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन अगर पागल व्यक्ति है और अपराध के समय वो उस कार्य के परिणामों को समझने की क्षमता रखता हो, तब उसका कार्य अपराध नहीं बनेगा, मतलब बन जाएगा, और जनरल डिफेंस नहीं बनेगा। दोनों बातें फिर से समझ लेते हैं। पागल व्यक्ति अपराध कर रहा है, उसमें अगर पागल है तब तो अपराध नहीं बनेगा और जनरल डिफेंस मिल जाएगा। लेकिन पागल व्यक्ति अपराध कर रहा है, उस समय उस कार्य को समझने की क्षमता रखता है, तब उसका कार्य अपराध बन जाएगा। तो मैकडोनल्ड के रूल्स में यही बताया गया है, और मोहम्मद हुसैन बनाम किंग एम्परर के मामले में भी यही माना गया कि वो वास्तव में विकृत व्यक्ति था, लेकिन जब वो कार्य कर रहा था, जब वो अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से मार रहा था, उस समय
उसको ये पता था कि कुल्हाड़ी से किसी व्यक्ति की जान जा सकती है, जो वो कार्य कर रहा है उससे उसकी पत्नी मर सकती है। तो बाद में उसे उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन चलाया गया और उसे पनिश भी किया गया था। उसके बाद में लक्ष्मण का केस भी आप पढ़ सकते हो और सकाराम रामजी राम का मामला पढ़ सकते हो। ये बहुत सारे केसेस है जो आपको अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे नशे में मत व्यक्ति यानी कि इंटॉक्सिकेटेड व्यक्ति के बारे में बात करेंगे। इंटॉक्सिकेटेड पर्सन के बारे में बात करते हैं। देखो इसको मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखो एक व्यक्ति है ए। अब ये ए व्यक्ति क्या करता है, शराब पीता है, खुद से शराब पीता है। शराब पी करके जाता है। शराब पीने के बाद क्या करता है, जब भी कोई व्यक्ति शराब पीता है तो वो नशे की हालत में चला जाएगा। नशे की हालत में जाने के बाद मेंस्ट्रुअल नहीं क्रिएट होती है, मेंस्ट्रुअल नहीं बनती है। तो मेंस्ट्रुअल नहीं बनी, शराब खुद से पी है इसने और ये शराब पी करके जाता है और बी नामक व्यक्ति की हत्या करता है। अब इसने खुद से शराब पी है और बी की हत्या करता है, तो ये इसका कार्य अपराध की श्रेणी में आएगा और इसे दंडित किया जाएगा हत्या के लिए। धारा 101 और बीएनएस में दंडित किया जाएगा हत्या के लिए। ठीक है, ये बात सही है। फिर मान लो ये धारा किसको एग्जेम्प्ट करती है, ये धारा ऐसे व्यक्ति को एग्जेम्प्ट करती है कि मान लो ये जो ए व्यक्ति है इसको ज़बरदस्ती शराब पिलाई जाती है। ज़बरदस्ती इसकी इच्छा के विरुद्ध शराब पिलाई, कभी नहीं पीता है ये व्यक्ति शराब और इसे इसकी कंसेंट के विरुद्ध शराब पिलाई जाती है, ज़बरदस्ती पिलाई जाती हैं, धमकी उत्पीड़न के द्वारा पिलाई जाती हैं और फिर ये नशे की हालत में जा कर के नशे की हालत में ये कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की नशे की हालत में जा कर के बी की हत्या करता है। तो ए का कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, बी को जनरल डिफेंस मिल जाएगा। बस आपको यही समझना है कि इंटॉक्सिकेटेड पर्सन के मामले में अगर कोई व्यक्ति खुद से शराब पी के, खुद से कोई नशा करके, नशा में कोई शराब जरूरी नहीं है, कोई भी नशा हो सकता है, नशा करके अपराध करता है, खुद से नशा करके अपराध करता है तो अपराध बनेगा, बिल्कुल बनेगा और 100% 100% बनेगा। और अगर कोई व्यक्ति खुद से शराब नहीं पीता है, ज़बरदस्ती उसे शराब पिलाई जाती है और धमकी दे करके उत्पीड़न के द्वारा उसे शराब उसकी कंसेंट के विरुद्ध पिलाई जाती है और फिर वो जाकर के नशे की हालत में कोई अपराध करता है तो उसका कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा और उसे जनरल डिफेंस यानी कि जनरल एक्सेप्शन मिल जाएगा। देखो एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो चुका है। फिर उसके बाद में कई सारे केस लॉज हैं जो आप पढ़ सकते हो खुद से। जैसे फॉर एग्जांपल जेतुराम का केस है, बोधी खान का केस है और विलियम जे के अनुसार आप पढ़ सकते हो इनको पूरी अच्छी तरह से, तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर आपके डाउट होते हैं तो आप मुझे कमेंट में डाउट बता सकते हो, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट, दूसरों के हित के लिए किए गए विधिपूर्ण कार्य, सम्मति से किया गया कार्य यानी कि कंसेंट के साथ में किया गया कार्य। देखो इसको भी एक अलग वे में पढ़ते हैं तो थोड़ा इससे समझ में आ जाएगा। देखो इसको जो समझना है, इलस्ट्रेशन समझ गए तो आपको ब्रेक की लैंग्वेज समझने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप पीडीएफ पढ़ोगे वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा। एक व्यक्ति ए है, ये बॉक्सर हैं, एक व्यक्ति बी है, ये भी बॉक्सर हैं। अब ए बी को कहता है कि चलो बॉक्सिंग करते हैं और बॉक्सिंग का खेल खेलते हैं। अब दोनों बॉक्सिंग खेल के लिए सहमति दे देते हैं, अपनी अपनी सहमति दे देते हैं। ए बी को इस तरह से घूसा मारता है कि बी घायल हो जाता है गंभीर रूप से। अब ए ने ये जो एक्ट किया है ये बी की कंसेंट के साथ में किया, क्योंकि जब बी बॉक्सिंग के खेल में उतरा तो उसने अपनी सहमति दी थी और अब ए ने जो उसको घुसा पंच मारा है उससे बी घायल हो गया है, तो अब ये कोर्ट में नहीं जा सकता, इसका कार्य ए का कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, ए को जनरल डिफेंस मिल जाएगा।
यही बात बोली गई है, इस बेरेक की लैंग्वेज में यही बात बोली गई है। तो यहाँ पर ए को एक्सेप्शन मिल जाएगा। इसका एक सिद्धांत है वॉलेंटी, इसको मैं अलग से समझाता हूँ आपको। वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, अगर किसी व्यक्ति ने सहमति दे दी है तो फिर वो ये नहीं कह सकता कि मुझे हार्म हुआ है या कोई भी नुकसान हुआ है, उस नुकसान के लिए वो न्यायालय में नहीं जा सकता। तो फिर से जो बेरेक के इलस्ट्रेशन में दे रखा है उसी एग्जाम्पल के साथ जाएंगे। ए एक व्यक्ति है, बी एक व्यक्ति है, दोनों तलवारबाजी के लिए, दोनों ही तलवारबाजी के लिए अपनी अपनी सहमति दे देते हैं और तलवारबाजी के खेल में उतर जाते हैं, तलवारबाजी करते हैं। लोग यहाँ पर देखते हैं खड़ा होकर के तलवारबाजी देख रहे हैं। ए क्या करता है, तलवारबाजी कर रहा है, खेल खेल में बी के जो है वो हाथ जो होता है उस पर गंभीर घाव लग जाता है। ठीक है, बी को गंभीर घाव लग जाता है ए की तलवारबाजी की वजह से। तो यहाँ पर ए का जो कार्य है वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, जनरल डिफेंस में चला जाएगा। बस शर्त ये होनी चाहिए कि बी की सहमति होनी चाहिए इस खेल में, ए और बी की सहमति होनी चाहिए। ऐसी सहमति फ्री होनी चाहिए, यानी कि सहमति उत्पीड़न, दबाव, अनुचित प्रभाव, मिथ्या वर्णन से परे होनी चाहिए। अब आप इसको पढ़ोगे इलस्ट्रेशन को, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ए और बी आपस में कुश्ती करने को सहमत होते हैं। इस सहमति में किसी अपानी को जो ऐसी कुश्ती के खेल के नियम के विरुद्ध न होते हुए कारित हों, उठाने की हर एक की सहमति विवक्षित यानी कि गर्भित इम्प्लाइड तौर पर दी गई है। और यदि ए यथा नियम कुश्ती करता है नियमों के अनुसार और बी को कोई उपपत्ति यानी कि छोटे कारित कर देता है तो ए कोई अपराध नहीं करता है। और वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया ये भी आ गया है, इसको भी पढ़ोगे तब भी समझ में आ जाएगा कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किए गए कार्य के लिए सिद्धि प्राप्त नहीं करता है, खुद से कुछ सहमति दे दी है, तो फिर उसका कार्य उसको जो हानि होती है उसके लिए वो न्यायालय में नहीं जा सकता। फिर आर बनाम निकोल का मामला पढ़ सकते हो, ये भी बहुत अच्छा केस है, इसको भी पढ़ सकते हो। फिर आता है सेक्शन 26, किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कार्य करने का आशय नहीं हो। किसी व्यक्ति के फायदे के लिए, बेनिफिट के लिए, तो कुछ का इलस्ट्रेशन है, ये डॉक्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई थी। इसका कई बार आप देखते हो डॉक्टर जो होते हैं वो सद्भावनापूर्वक ऑपरेशन, कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि ऑपरेशन करना पड़ता है कंसेंट के साथ में, और विदाउट कंसेंट भी कर लेते हैं। अब तो विदाउट कंसेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर ऐसी इमरजेंसी हो जाती है और ऑपरेशन करना पड़ता है, ऑपरेशन के दरमियान अगर किसी मरीज़ की मृत्यु हो जाती है तो फिर डॉक्टर लायबल नहीं होते। ये सेक्शन डॉक्टर को प्रोटेक्ट करती है। यहाँ पर इलस्ट्रेशन दे रखा है, समझ में आ जाएगा सीधा ही। ये एक शल्य चिकित्सक है, यानी कि ये सर्जन है जो ऑपरेशन करते हैं, ये जानते हुए कि एक विशेष ऑपरेशन कर रहा है और बी की जो वेदनापूर्ण व्याधि से ग्रस्त है, बी के ऐसा घाव है जिसमें बहुत ज़्यादा उसको मतलब पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रहा है, मृत्यु कारित होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। किंतु बी की मृत्यु कारित करने का आशय इंटेंशन नहीं है डॉक्टर का, और सद्भावनापूर्वक बी के फायदे के लिए, बी की जान बचाने के लिए बी का ऑपरेशन करता है। और अगर बी की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पर ए जो कि डॉक्टर है उसने कोई अपराध नहीं किया है। तो ऑपरेशन के दरमियान कंसेंट के साथ में मरीज के गुड फेथ के लिए, सद्भावना, उसके फ़ायदे के लिए सद्भावनापूर्वक अगर डॉक्टर ने ऑपरेशन किया है तो उसका कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, जनरल डिफेंस उसको मिल जाएगा। फिर आता है सेक्शन 27, संरक्षक गार्जियन द्वारा उनकी सहमति। 12 साल से कोई भी कम का बच्चा होता है तो अक्सर बच्चों को कोई बीमारी हो जाती है तो उनके फ़ायदे के लिए उनका ऑपरेशन उसकी कंसेंट के विरुद्ध करवाया जाता है। हर कोई गार्जियन होता है तो कंसेंट के बिना, मान लो 10 साल का बच्चा है उसको कैंसर है तो कैंसर के लिए, कैंसर या कोई भी रोग हो जाता है, ऐसी बड़ी बीमारी है तो बड़ी बीमारी के लिए गार्जियन क्या करते हैं, उनके लिए ऑपरेशन करवाते हैं, उनके लिए ट्रीटमेंट करवाते हैं। ट्रीटमेंट के दरमियान अगर उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो फिर गार्जियन को इसी सेक्शन में
जनरल डिफेंस मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसकी बेरेक की लैंग्वेज आप सीधा समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि अगर संरक्षक उनकी सहमति से शिशु या उन्मत्त यानी कि अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है के फायदे के लिए सद्भावनापूर्वक किया गया कोई कार्य या कोई बात जो 12 वर्ष से कम के आयु के हों, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी, 12 वर्ष से कम होनी चाहिए एज, तभी मिलेगा इसका बेनिफिट। विकसित व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावनापूर्वक उसके संरक्षक या विधिपूर्ण भार साधक किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा या कि अभिव्यक्त या विवक्षित सहमति से की जाए किसी ऐसी अपानी के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो। या आप समझोगे, पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है इसका। 12 साल से कम का बच्चा है, उसका गार्जियन उसकी कंसेंट के साथ में और उसके फ़ायदे के लिए अगर ज़रूरी होता है तो ऑपरेशन भी करा सकता है, और उसके दरमियान अगर उसकी डेथ हो जाती है या कोई कुछ भी ऐसा हार्म उसको हो जाता है तो उसके लिए उसका गार्जियन लायबल नहीं होगा। इसके प्रोविजन दे रखे हैं, इस अपवाद का विस्तार साथ से मृत्यु कारित करने या मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करने पर न होगा। देखो, मृत्यु कारित करने तक नहीं होगा इसका विस्तार, इसके प्रोविजन में दे रखा है। फिर दूसरा भी दे रखा है, इस अपवाद का विस्तार मृत्यु या घोर उपत्ति के निवारण के या किसी घोर रोग या अंग शैथिल्य से मुक्त करने के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए किसी ऐसी बात के करने पर न होगा जिसे करने वाला व्यक्ति जानता हो कि उसकी मृत्यु कारित होना संभाव्य है। कहने का मतलब यह है कि मृत्यु या घोर उपत्ति के निवारण के अलावा अगर कोई कार्य किया जाता है तो फिर वो ऑफेंस बन जाएगा। तो ये 4 प्रोविजन दे रखे हैं। देखो, इसका इलस्ट्रेशन पढ़ोगे तो सीधा समझ में आ जाएगा। ये सद्भावनापूर्वक अपने शिशु के फायदे के लिए अपने शिशु की सहमति के बिना जो संभाव्य जानते हुए ऑपरेशन से उस शिशु की मृत्यु कारित होगी। उसको पता है कि जो ऑपरेशन किया जा रहा है उससे उसकी मृत्यु हो सकती है, न कि इस आशय से कि उस शिशु की मृत्यु कारित कर, और उसका इंटेंशन नहीं है कि उस शिशु की मृत्यु कारित कर दें। डॉक्टर को ये कहता है कि पथरी निकालने का ऑपरेशन कर लो और एक उद्देश्य शिशु को रोग मुक्त करना था, इसलिए वह अपवाद के अंतर्गत आ जाएगा। अगर पथरी निकालने के दरमियान, ऑपरेशन के दरमियान अगर उस शिशु की मृत्यु भी हो जाती है तो गार्जियन को इस सेक्शन का बेनिफिट मिल जाएगा और जनरल डिफेंस मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए फिर ये जो 4 बातें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझनी होगी। कार्य 12 वर्ष से कम आयु के शिशु या विकसित व्यक्ति के लाभ के लिए किया गया हो, कार्य सद्भावनापूर्वक हो, कार्य ऐसे व्यक्ति के संरक्षक की सहमति के से किया गया हो, सहमति या तो एक्सप्रेस दी गई हो या इम्प्लाइड तौर पर दी गई हो। देखो, फिर आता है सेक्शन 28 और वो भी कंसेंट की बात करता है। और लेकिन कंसेंट अगर डर के मारे या भय भ्रम के अधीन दी गई हो तो फिर कंसेंट मानी ही नहीं जाएगी, फिर तो इसका लाभ नहीं मिलेगा, इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, जनरल डिफेंस नहीं मिलेगा। सीधी सी बात बोली गई है। देखो, यहाँ पर ये उन्मुक्त यानी कि अनसाउंड व्यक्ति के बारे में बात की गई है। यदि वह सम्मति ऐसे व्यक्ति ने दी हो जो चित्त विकृति या ममत्ता यानी कि इंटॉक्सिकेशन के कारण उस बात की जिसके लिए वो अपनी सहमति दे रहा है वो समझ ही नहीं पा रहा है कि किस बात के लिए सहमति दे रहा है, तब डिफेंस नहीं मिलेगा। और शिशु की सम्मति जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत न हो, यदि सम्मति ऐसे व्यक्ति ने दी हो जो 12 वर्ष से कम आयु का हो तब भी डिफेंस नहीं मिलेगा। बस अगर सम्मति दी गई हो तो फ्री विल से दी गई हो, अदरवाइज इस धारा का जो है वो जनरल डिफेंस नहीं मिलेगा। केस पढ़ सकते हो, उदय बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका का बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको भी पढ़ सकते हो। फिर स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश बनाम नौसाद का भी केस है, ये भी आप पढ़ सकते हो। फिर सेक्शन 29 ये प्रतिपादित करती है कि देखो, इसको समझना है तो आपको इलस्ट्रेशन देखना होगा। इलस्ट्रेशन अगर आपने समझ लिया तो आपका कॉन्सेप्ट, बेरेक की लैंग्वेज सब आपको समझ में आ जाएगी। इलस्ट्रेशन में दे रखा है, गर्भपात करना जब तक कि वह उस स्त्री का जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भावनापूर्वक कारित न किया गया हो, किसी अपानी के बिना भी जो
उससे उस स्त्री को कारित हो या कारित करने का आशय हो सो तो अपराध है, इसलिए वह ऐसी अपानी के कारण अपराध नहीं है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मान लो कोई महिला है और वो महिला गर्भपात करवा रही है, ठीक है, एबॉर्शन करवा रही है। एबॉर्शन इसलिए करवा रही है क्योंकि उसकी जान पर बनाई है, यानी कि जान का खतरा है। या तो बेबी यानी कि या तो बच्चा जो बच्चा है वो उसे बचाया जा सकता है या फिर उसकी माँ को। दोनों ही केस में क्या होगा, इस केस में ये हो जाएगा कि जो बच्चा है उसको बचाने जाए तो फिर माँ की डेथ हो जाएगी और माँ को बचाने जाए तो बच्चे की डेथ हो जाएगी। लेकिन इस वाले केस में फिर अगर जो औरत है वो अपनी जान बचाने के लिए गर्भपात करवाती है तो गर्भपात कराना अपराध नहीं माना जाएगा, उसको जनरल डिफेंस मिल जाएगा। फिर सम्मति के बिना किसी धारा 30 सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य, इसको एक इलस्ट्रेशन समझते हैं ताकि कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। दो व्यक्ति ए और बी, ये दो व्यक्ति जंगल में घूमने के लिए जाते हैं और बी आगे चल रहा होता है, ए पीछे चल रहा होता है। यहाँ पर अचानक से शेर आता है और शेर जो है वो बी को उठा के लेके चला जाता है। यहाँ पर ए बी की जान बचाने के लिए बंदूक से शेर पर वार करता है, लेकिन गोली लगती है बी को और बी गंभीर रूप से घायल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ए ने जो कार्य किया है वो बी की जान बचाने के लिए, उसके फ़ायदे के लिए किया गया है। तो फायदे के लिए किया है तो ए का कार्य अपवाद में आ जाएगा, जनरल डिफेंस उसको मिल जाएगा, उसका कार्य अपराध नहीं बनेगा। फिर से मैं आपको समझा देता हूँ कि ये जो ए है और बी है ये दोनों जंगल में घूमने के लिए जाते हैं और बी को शेर पकड़ के लेके चला, शेर जो है वो जानवर आ जाता है वहाँ पर, उसको पकड़ लेता है। ए क्या करता है, ए बी को बचाने के लिए बंदूक से वार करता है, लेकिन बंदूक से गोली चलाता है शेर पर, लेकिन शेर को नहीं लगते हुए बी को लग जाती है, बी गंभीर रूप से घायल हो जाता है। ए का कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा क्योंकि ए ने जो कार्य किया वो बी के फायदे के लिए, उसकी जान बचाने के लिए किया है। इलस्ट्रेशन से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, तो ये जो लैंग्वेज है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी जब आप पढ़ोगे इसको पीडीएफ को। प्रोविजो भी दे रखे हैं, इसको भी पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। और सारे मैंने दे रखे इलस्ट्रेशन इसी पीडीएफ में, तो पीडीएफ पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर 4 बातें समझनी होगी। धारा 30 कब लागू होगी, जब कार्य जो है वो किसी व्यक्ति के फ़ायदे के लिए किया गया हो। एक तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, कार्य गुड फेथ में किया गया हो, ये मामले की परिस्थितियों के अनुसार रीजनेबल युक्तियुक्त हो, फिर उसके बाद में कार्य बिना सहमति के किया गया हो। तो जब ये चारों बातें अच्छे से चारों बातें होती हैं, सही होती हैं, तब ही वो जनरल डिफेंस ले सकता है, अदरवाइज जनरल डिफेंस नहीं मिलेगा, अपवाद नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद में आती है सद्भावनापूर्वक दी गई संसूचनाएं। मान लो कोई डॉक्टर है, इसको एग्जाम्पल से मैं बता के आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ सीधा ही। कोई डॉक्टर है वो किसी रोगी को ये बताता है कि देखो आपका जो स्टेज 4 का कैंसर है, आपके पास में समय कम है, अगर इस डर के मारे, इस भय से उस मरीज़ की मृत्यु हो जाती, शौक से उसको एक शौक लगता है और शौक से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पर डॉक्टर का जो कार्य है वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। यहाँ पर डॉक्टर ने क्या दी, एक जानकारी दी है, संसूचना दी है गुड फेथ में, सद्भावना में, उसको एक जानकारी दी है मरीज़ को, और मरीज़ को लग जाता है शौक, उस शौक से अगर उसकी डेथ हो जाती है तो जो डॉक्टर है उसका कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। बस यही इलस्ट्रेशन में दे रखा है, आप पढ़ोगे सीधा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इसके लिए 2 बातें ज़रूरी है, जो बात बताई गई है वो सद्भावनापूर्वक हो और जिस व्यक्ति को संसूचना दी गई है वो उसके लाभ के लिए, बेनिफिट के लिए हो। फिर लास्ट वाला जो है धमकी के प्रभाव से किए गए कार्य,
वो कार्य जिसका करने के लिए कोई व्यक्ति धमकी द्वारा विवश किया गया हो तो फिर उसको जनरल डिफेंस। देखो ऐसा जो है मामला, ये जो मामला है इलस्ट्रेशन से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो इसको पहले एक्सप्लेनेशन को पढ़ो इसको अच्छे से। वो व्यक्ति जो स्वयं अपनी इच्छा से या पीटे जाने की धमकी के कारण डाकुओं की टोली में उनके सील कैरेक्टर को जानते हुए सम्मिलित हो जाता है, उस आधार पर ही वह इस अपवाद का फायदा नहीं उठाने का हकदार नहीं है कि वह साथियों द्वारा ऐसी बात करने के लिए। देखो इसको मैं आपको इलस्ट्रेशन से ही समझाता हूँ, तभी आपको समझ में आ जाएगा। ये 3 व्यक्ति जो हैं वो ये सभी मिल करके डाकू हैं, ये डाकू हैं। और ये क्या करते हैं, एक व्यक्ति लोहार, ये लोहार है, मान लो ये लोहार है, बी नाम का व्यक्ति लोहार है, इसको बंदूक की नोक पर डराते हैं, धमकाते हैं और कहते हैं कि तू एक ताले की चाबी बना जो कि राजघराने की जो खजाना है उसको लूटना है। तो इसको डराता है, धमकाता है, अगर तूने चाबी नहीं बनाई तो तुझे मार दिया जाएगा। यानी कि धमकी दबाव बना के इस लोहार से चाबी बनाई जाती डुप्लीकेट। और अगर ये अपनी जान बचाने के लिए चाबी बना करके देता है तो इसका कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, इसको जनरल डिफेंस मिल जाएगा, इसको जनरल डिफेंस मिल जाएगा। फिर से समझाता हूँ, ये जो डाकू हैं, ये जो 5 डाकू हैं, ये लूटने के लिए आते हैं राजघराने के खजाने को, और राजघराने के खजाने को लूटने के लिए आते हैं। बी लोहार होता है, उस लोहार के पास में जाते हैं, उसको पीटते हैं और बंदूक की नोक पर उसको कहते हैं कि अगर तूने उस खजाने की डुप्लीकेट चाबी बना के नहीं दी तो तुझे जान से मार दिया जाएगा। और अपनी जान बचाने के लिए बी अगर डाकुओं को चाबी बना के दे भी देता है तो बी का कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। इस इलस्ट्रेशन से आपका ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। कई सारे केस हैं, जैसे आर बनाम राम अवतार का आप पढ़ोगे, उमादाक्षी देवी बनाम एम्परर का केस, बच्चन लाल बनाम स्टेट का केस पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा सेक्शन। फिर आता है सेक्शन 32 यानी कि तुच्छ कार्य, जो कि आईपीसी में सेक्शन 95 था, सेक्शन 95। आईपीसी का सेक्शन 95 क्या बात करता था, तुच्छ अपहानि कारित करने वाले कार्य, तुच्छ अपहानि कारित करने वाले कार्य अपराध नहीं बनते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है डेली रूटीन की लाइफ में ट्रेन से बसों से जो भी यात्रा करते हैं, बस के सीट के लिए और टिकट के लिए सीट के लिए धक्का मुक्की होती है, अक्सर होती है। और छोटी छोटी बातों के लिए सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति कभी भी इन बातों के लिए कोर्ट में नहीं जाता है, पुलिस स्टेशन नहीं जाता है। तो तुच्छ अपहानि कारित करने वाले जो अपराध होते हैं वो अपराध की श्रेणी में नहीं आते हैं, और ऐसे अपराधों में वो अपराध बनते ही नहीं हैं और जनरल डिफेंस मिल जाता है। तो यहाँ पर एक लैटिन की मैक्सिम भी है, डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स, यानी कि जो कानून है, कानून जो है वो तुच्छ कार्यों पर ध्यान नहीं देता है। कानून कभी भी तुच्छ कार्यों पर ध्यान नहीं देता है, छोटे कार्यों पर ध्यान नहीं देता है। देखो हमारे यहाँ पर मैंने दे रखा है, हमारे दैनिक जीवन में कारित होने वाले ऐसे अनेक कार्य हैं जो दृश्य रूप में आपको देखने को मिल जाएंगे। नीम के दातुन तोड़ लेना, किसी की दवा से कलम डुबो लेना, गाड़ी में धक्का मुक्की करके बैठना, ये जो कार्य है जो ये तुच्छ अपहानि कारित करने वाले कार्य हैं, और सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति कभी भी इन पर एक्शन नहीं लेता है और कभी भी कोर्ट मूव नहीं करता है। तो विधि जो कानून जो है वो भी इस पर ध्यान नहीं देता है। तो आपको बस ये इतना समझना है। और इलस्ट्रेशन भी दे रखा है, इसका उदाहरण भी दे रखा है, आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा सीधा ही। बंजर भूमि पर खड़े वृक्षों से मूल्य विहीन फलियां तोड़ लेना, अभियुक्त द्वारा बिना किसी मूल्य के चेक की चोरी कारित किया जाना, दूसरे से टिकट पर यात्रा करने के अभियोग में मानहानि का मामला आदि, ये जो कार्य हैं वो अपहानि कारित करने वाले
तुच्छ पानी कारित करने वाले कार्य हैं। और इसके लिए जो इम्पोर्टेंट जो बातें हैं इनको ध्यान में रखना होगा। सत्य की प्रकृति क्या होती है ये भी ध्यान मामूली सी होनी चाहिए। पक्षकारों की स्थिति, इंटेंशन, ज्ञान, परवर्ती परिस्थितियाँ, सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति क्या कार्य करता है उस परिस्थिति में, उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। तो ये थे जनरल डिफेंसेस। और अभी इसमें प्राइवेट डिफेंस नहीं बना पड़ा है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं पड़ा है। इसको अलग से पढ़ेंगे पूरे चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए ये जो पढ़ा है ये सफिशिएंट है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को अच्छे से वापस से देख लेना, और फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो डाउट, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। धन्यवाद।